गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्म में हम लोगों ने पुनर्मिलन पाठ पढ़ा था जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। आज हम हिंदी में गद्य क्षेत्र में शुरुआत करेंगे। गद्य क्षेत्र में अब तक एक भी पाठ नहीं पढ़ाया गया। आज से हम लोग हिंदी गद्य की शुरुआत करेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार पहला पाठ बात है जो हमारे इस बार पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया, 30% की वजह से उसे हटा दिया गया है। इस क्रम में जो दूसरा पाठ था मंत्र, यह हमारा पहला पाठ होगा जिसको लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय हमने नोट करवा दिया है। आज से जो व्याख्या करने के लिए आएगी, इसे आप हिंदी गद्य का जहाँ इतिहास लिखा हुआ है उसी के आगे दो जो जीवन परिचय के बाद 2 पन्ने 3 पन्ने छोड़ करके पाठ 1 मंत्र व्याख्या डाल करके लिखेंगे। शुरुआत वैसे ही करना होगा जैसे हमने पद्य में किया था। इसमें कैसा क्वेश्चन बनता है, प्रश्न नंबर 3 जब पेपर में आएगा तो यही प्रश्न बनता है। निम्नलिखित पद्य खंड में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो होगा क्या कि 2 गद्य खंड दिए हुए होंगे, एक का नंबर एक खा नंबर। का नंबर का गद्य खंड और उसके नीचे 3 प्रश्न दिए होंगे। खा नंबर जब पढ़ेंगे एक गद्य खंड और उसके नीचे 3 प्रश्न दिए होंगे। करना यह है कि चाहे हम का को करें या खा को करें, एक ही करना होगा। कुल यह 8 नंबर का होगा पूरा प्रश्न नंबर 3 ये 8 नंबर का होगा, जिसमें से का करेंगे या खा करेंगे। प्रश्न 3 का के नीचे भी होंगे और खंड खा जो खा नंबर होगा उसके नीचे भी 3 प्रश्न होंगे। प्रश्न यही होंगे, सुन लीजिए। पहला प्रश्न होगा निम्नलिखित गद्य खंड का संदर्भ लिखिए। समझ गए। दूसरा प्रश्न होगा जो भी गद्य खंड दिया होगा उसमें कुछ अंडरलाइन कर दिया जाएगा और कहा जाएगा अंडरलाइन गद्य खंड का क्या लिखिए, व्याख्या लिखिए, अर्थात रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और जो तीसरा प्रश्न होगा वो यहीं से जो गद्य खंड दिया गया होगा उसी के अंदर से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो जो ये डिवाइडेशन हुआ, 2 नंबर का आपका संदर्भ हो जाएगा, 4 नंबर की व्याख्या हो जाएगी और 2 नंबर का एक जो गद्य खंड से प्रश्न पूछा जाएगा वह हो जाएगा। इस प्रकार कुल 8 नंबर का हमारा ये गद्य खंड होगा। शर्त यही है, एक ही करना होगा, चाहे का करें चाहे खा करें। जिसका भी करने जा रहे हैं वहां उसी का संकेत डालेंगे। जैसे आज हम मंत्र पाठ चालू करने जा रहे हैं, अब उसे ध्यान से सुनेंगे। संकेत हमने डाल दिया, संदर्भ लिखना हमने बताया था। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन से पाठ से, मंत्र नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक, जब पद्य आप लिखते थे तो रचयिता लिखते थे, किंतु जब हम गद्य पढ़ेंगे तो गद्य में क्या लिखेंगे, लेखक लिखेंगे। और लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में अच्छे से आप लोग जानते हैं। आज हम इन्हीं का मंत्र जो ये कहानी है इसको पढ़ते हैं। संकेत हमने डाल दिया। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि 2 कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। चिक एक शब्द आ गया, चिक माने होता है पर्दा। चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर
पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई भुड़क ना बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर कुछ कहने का साहस ना हुआ। यह एक कहानी है बेटा। इसमें डॉक्टर चड्ढा होते हैं, ठीक है, उनका बेटा कैलाश नाथ होता है, उनकी पत्नी होती हैं, एक बूढ़ा भगत होता है, उसकी पत्नी होती बुढ़िया होती है, उनका एक ही बेटा होता है जो बीमार होता है। उसी का इलाज कराने के लिए बूढ़ा भगत डॉक्टर चड्ढा के पास आता है। अब आते ही क्या होता है, संध्या का समय था। संध्या माने शाम, शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा, जो डॉक्टर चड्ढा थे, क्या करने जा रहे थे, गोल्फ खेलने जा रहे थे। यह एक प्रकार का खेल होता है गोल्फ। ये खेलने जा रहे थे। उनकी जो मोटर कार थी वो घर के पास ही सामने खड़ी हुई थी। तभी दो कहार, दो व्यक्ति, डोली पहले चला करती थी डोली, अब तो इसके बारे में बहुत से लोग अननोन जानते भी नहीं। वो बनी होती थी बांस में फंसा करके, एक बैठने के लिए बना लिया जाता था डोली। पहले शादियों में खूब चला करती थी, उसी में बैठकर दुल्हन आती थी। तो एक डोली को दो कहार लाते हुए दिखाई पड़े और उन डोली के पीछे कौन चल रहा था, एक बूढ़ा चल रहा था, लाठी टेकते हुए, बहुत ज़्यादा उम्र दराज हो चुका था, लाठी के सहारे टेकते हुए चला आ रहा था। उस बूढ़े का नाम था भगत। क्या नाम था, भगत। डोली आई और आ करके कहाँ पर, जो उनका दवा खाना था, उसी दवा खाना के सामने रुक गई। बूढ़ा आया उनके दरवाजे पर, डॉक्टर चड्ढा के, वहाँ पर जो दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था, उस पर्दे को जरा से हटा करके अंदर की ओर झांक कर देखा। इतनी साफ सुथरी जमीन थी कि वहाँ पर बूढ़े को पैर रखते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं कोई डांट ना बैठे, कोई हड़क ना दे। हिम्मत करके पर्दे के पास से अंदर की ओर झांका, देखा कि डॉक्टर साहब मेज के पास खड़े हुए हैं, लेकिन बूढ़े की उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। आगे डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से डैश। किताब सामने रखिएगा तभी पढ़ पाएंगे। क्या कहा, बूढ़ा तो गया चिक से अंदर, देखा, लेकिन उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। डॉक्टर साहब ने देख लिया कि कोई है बाहर, तो डॉक्टर साहब ने तेज आवाज में, उड़ाकर तेज आवाज में कहा, कौन है और क्या चाहता है। डॉक्टर साहब की आवाज सुनकर के बूढ़े ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके बूढ़ा व्यक्ति बोला, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ और मेरा लड़का जो है, वो एक चिन्ह बने हुए हैं डैश, उसका मतलब अपूर्ण चिन्ह, अभी बात पूरी नहीं हुई। तो इसमें क्या है, मेरा लड़का कई दिन से, क्या जोड़ेंगे, बीमार है, कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े से पूछ तो लिया कि कौन है और क्या चाहता है। बूढ़े ने जब बताया कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरा बच्चा कई दिन से बीमार है, फिर अब डॉक्टर साहब क्या उत्तर देते हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी सिगार जलाई, सिगरेट की तरह होती है, उसे पीने के जैसे सिगरेट पीते वैसे उसे भी नशे के लिए होती है। तो सिगार जलाई और सिगार जलाते हुए कहा, क्या कहा कि कल सवेरे आना, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप गलत समय पर आए हैं, हम इस समय मरीजों को नहीं देखते, आप ले जाइए। और कब आइएगा, कल सवेरे आइएगा। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा, हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं डैश। डॉक्टर साहब की बात को सुनकर के बूढ़े ने क्या कहा, अपने घुटनों के बल वहीं पर बैठ गया और बोला, महाराज दुहाई है, बढ़ती हो महाराज की जय हो। बड़ा अनुनय विनय करने के लिए कहा, क्या कहा, लड़का मर जाएगा। कहा, हुजूर, ये सवेरे तक तो लड़का मर ही जाएगा। और क्या हुआ, 4 दिन से आंखें नहीं खोली। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमार है और 4 दिन हो गए, 4 दिन से इसने आंखें तक नहीं खोली हैं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली, बूढ़े की बात को सुना और तभी फिर डॉक्टर चड्ढा ने अपनी कलाई पर नज़र डाली, अर्थात अपनी घड़ी को देखा जो हाथ में पहने हुए थे। केवल 10 मिनट समय और बाकी था गोल्फ स्टिक्स। उनके पास अब समय नहीं था, क्योंकि जिस समय से वो गोल्फ खेलते थे अभी 10 मिनट बाकी था।
गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। घड़ी देखा कि 10 मिनट शेष हैं खेलने में, इसलिए उनको पहुंचना वहाँ था, टाइम था नहीं। तो तभी अपनी जो स्टिक थी खूंटी पर टांगे हुए थे, उस स्टिक को खूंटी से उतारा जिससे गोल्फ खेलते थे। छड़ी जो होती, स्टिक माने छड़ी, गोल्फ खेलने की वो छड़ी खूंटी से उतारी और उतार करके चलने लगे। और फिर अंत में बूढ़े भगत से कहा कि कल सवेरे आना, कल सवेरे। क्यों? क्योंकि यह हमारा खेलने का समय है, इस समय हम मरीजों को नहीं देखते हैं। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और बोला, हुजूर एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाए हुजूर। बूढ़ा बिल्कुल हताश हो गया कि अब डॉक्टर साहब नहीं देखेंगे। बूढ़े ने अपने सर पर जो गमछा बांध रखा था उसे उतारकर डॉक्टर साहब के पैरों में रख दिया और बोला, हुजूर सरकार एक निगाह बच्चे को देख लीजिए, बस एक निगाह। अगर आपने बच्चे को नहीं देखा, इसका इलाज नहीं किया तो हाथ से चला जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी। 7 लड़कों में यही एक बचा हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे, सरकार आपकी बढ़ती हुई दिन पर दिन। क्या कहा कि हमारे 7 संतानें थी और 7 संतानों में सब मर चुकी हैं, यही एक लौता बचा हुआ है। अगर ये भी मर गया तो मैं और जो हमारी बुढ़िया है, दोनों लोग रो रो करके मर जाएंगे। तो डॉक्टर साहब आप हमारे लिए भगवान के समान है, हे भगवान आप हमारे बच्चे को देख लीजिए। ये कहा किसने? डॉक्टर चड्ढा से बूढ़े भगत ने। अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसी के आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं संपन्न करते हैं। धन्यवाद।